मूवी की स्टार्टिंग एक ट्रेन की पटरी से होती है। उसके तुरंत बाद हमें 1968 का सीन दिखाया जाता है जब पॉल एरिस को सरप्राइज गिफ्ट देने वाला था स्काई व्यू टावर में ले जाकर। तो जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो उनकी टावर के साथ फोटो खींची जाती है और थोड़ी देर बाद फाइनली वो दोनों ऊपर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि वहां पे सभी लोग डांस कर रहे थे और जो वो रेस्टोरेंट था वो पूरा कांच का बना हुआ था और उसके बीच में एक लाइव किचन चल रहा था। तो एरिस एक फूल देखती है पड़ा हुआ, उसको उठाकर वो पॉल की पॉकेट में लगा देती है तो उसको एक कांटा चुभ जाता है। चुभने के बाद वो खून देखते ही वॉमिट करने लग जाती है। तब उसके पास एक सिंगर आती है जो उसको ये बोलती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है बात सुन के, और जो सिंगर का बेटा भी वहाँ आया हुआ था तो वो जब उसके बेटे को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा उससे अट्रैक्ट फील करती है। उसको ऐसा क्यों होता है कि उसको खुद को नहीं पता था। तो पॉल उसको ऊपर टेरेस पे ले जाता है जहाँ पे वो उसको सबके सामने वहाँ पे प्रपोज करता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तब वो देखती है एक लड़का जो कॉइन ना फ्लिप कर रहा था और वो कॉइन गलती से नीचे गिरने के बजाय एसी के वैक्यूम प्रेशर के अंदर चला जाता है, आउटडोर वैक्यूम प्रेशर के अंदर चला जाता है। और जाते ही जो सारे लोग थे वो डांस करने लग जाते हैं ऊपर, पर जो उसका जो फ्लोर था वो हिलने लगता है। तो जो कॉइन था जो अब प्रेशर उसमें था वो अब सीधा डक्ट में चला जाता है। डक्ट में जाने के बाद जो नीचे का फ्लोर होता है वो एकदम टूट जाता है और सभी लोग नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। गिरते हुए जो पॉल था वो एक कांच के टुकड़े से अटका हुआ था और बस उसका जो हाथ था वो पूरा खूनम खून से हो गया था और वो तब भी नहीं बच पाता, वो नीचे गिर जाता है। पर जो एरिस थी वो एक सपोर्ट पे खड़ी थी तो वो नहीं गिर पाती और वो बच जाती है। तो जो सारे लोग थे वो एकदम नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। जो कॉइन होता है जो अब डक्ट में था वो सीधा गैस पाइप की तरफ चला जाता है और जिससे ऊपर पूरी गैस लीक हो जाती है और पूरी जगह आग लग जाती है। उसमें वो सिंगर भी मर चुकी थी। तो फटाफट एरिस लिफ्ट की तरफ भागती है पर लिफ्ट पूरी फुल हो चुकी थी जो वो नहीं जा पाती। पर जब लिफ्ट नीचे जाती है तो वहाँ पे एक आदमी होता है जो पूरा क्रश हो जाता है उससे, पर लिफ्ट भी पूरी तरह नीचे नहीं जा पाती है, वो भी आधे रास्ते में गिर जाती है और उसमें जितने भी लोग होते हैं वो भी मर जाते हैं। अब जो एरिस थी वो एक जगह आके खड़ी हो जाती है और वो देखती है कि रेस्टोरेंट का आधा पार्ट बिल्कुल नीचे गिरने वाला है, बस एक पियानो ने उसको बैलेंस करके रखा हुआ है वरना वो पूरा नीचे गिर जाएगा। बट एकदम से ही जो कॉइन था जो अब गैस पाइप में था वो एकदम से ही ऊपर की साइड आ जाता है और वो पियानो पे आके गिर जाता है। तो उतनी देर में वो बैलेंस ख़राब हो जाता है और वो जो आधा हिस्सा था वो भी पूरा नीचे गिर जाता है, सब कुछ नीचे गिर जाता है। तो जब एरिस थी अब वो देखती है कि उसका एक छोटा बच्चा भी है वहाँ पे, जो सिंगर का छोटा बच्चा जिससे वो अट्रैक्ट होती है, वो उसको बचाती है वहाँ पर वो भी बच नहीं पाती क्योंकि जो उसकी रिंग दो सरियों के बीच में अटक गई थी, बट वो भी छिलकर पूरी छिल चुकी थी और वो नीचे गिर जाती है उस बच्चे के साथ। तो हमें अब सीन ये दिखाया जाता है कि एक लड़की जो अपनी क्लास में बैठी होती है वो बहुत तेज़ से चीखती है क्योंकि उसे हेलुसिनेशंस हो रहे थे और वो अपनी क्लास पूरी ख़राब कर देती है। तो उसके जो सर थे वो उससे पूछते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, तो वो अपने सारी कहानी अपने सर को बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है। तो उसी रात वो सपने उसको दोबारा आते हैं और वो फिर से चीखती हुई उठती है। तो उसकी जो साइड में जो उसकी रूममेट होती है वो उससे ये कहती है कि तुम्हें अपने घर जाके अपने घर वालों के साथ ये बात डिस्कस करनी चाहिए कि तुम्हारे साथ ये ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वो अगले दिन ही अपने घर जाती है, वो अपने अंकल से मिलती है, अपने सारे कज़न से मिलती है जिनकी उसके बहुत साथ अच्छी बनती थी। वो अपने अंकल के पास जाती है सारी बात पता करने की, उसको ऐसे ऐसे सपने आते हैं और वो अपनी ग्रैंड माँ एरिस के बारे में उनसे पूछती है। तो उसके अंकल बोलते हैं कि वो हमारे लिए बहुत पहले ही मर चुकी है, वो एक आइलैंड पे रहती है हम सबसे अलग, और पता नहीं क्या बहकी बहकी हमसे बातें करती है, तुम उसके बारे में मत पूछो। और तुम्हारी इसी वजह से, तुम्हारी ग्रैंड माँ की वजह से ही तुम्हारी मम्मी ज़्यादातर बीमार रहती है। और वो उसको सुना के वहाँ से चले जाते हैं। बट जो एरिस की आंटी थी वो उसके पास आती है सारे उसके ग्रैंड माँ के लेटर्स लेकर, और उनका एड्रेस भी उसमें लिखा होता है और उसमें वो फ़ोटो भी होती है जो वो अपने सपने में देखती थी, ग्रैंड माँ और ग्रैंड फादर की फ़ोटो उस टावर के साथ। तो वो देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि उसके अंदर उसकी फ़ोटो थी, जो वो उसको सोचती है वो सब कुछ सच था। तो वो उस एड्रेस को पढ़ती है और अपनी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए निकल जाती है। वो उस आइलैंड पे पहुँच जाती है
तो वो देखती है जो सामने घर है, वो घर तो है बट वो बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में था। तो वो सिक्योरिटी कैमरे में अपने आप को दिखाती है, अपना इंट्रोडक्शन देती है, तो वो अंदर से गेट खोल देती हैं उसके लिए। तो वो जब वो अंदर जाती हैं तो वो अपनी ग्रैंड माँ से मिलती है, जो उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो वो अपनी ग्रैंड माँ को सारी बात बताती है कि उसको ऐसे-ऐसे सपने आते हैं कि आप ऐसे टावर पे हो, ग्रैंडपा ने आपको प्रपोज़ किया था, फिर एकदम ग्रैंडपापा मर गए थे और आप भी ऐसे-ऐसे मर गई थी। तो वो उससे बोलती है कि हाँ, ये सारे सपने मुझे भी आते थे, बट जिस दिन हम दोनों तुम्हारे पॉल और मैं जब वहाँ पे पहुँचे, तो मुझे वो सब कुछ सही लगने लगा और मैंने तुरंत ही जो उस बच्चे के हाथ से जो कॉइन था उसे छीन कर अपने पास ले लिया था। और फटाफट जाके जब मुझे फ्लोर का पता चला तो मैंने फटाफट जाके अनाउंसमेंट कर दी थी कि ये फ्लोर गिरने वाला है। तो मैंने उस समय बहुत लोगों की जान बचाई थी। बट मौत किसी को भी नहीं छोड़ती। अगर तुम मौत से एक बार बच सकते हो तो दोबारा नहीं बच सकते। तो उसमें से जितने भी लोग थे वो धीरे-धीरे मरना शुरू हो गए थे। और तुम्हारे पॉल की भी बारी थी, तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर की भी बारी थी, तो वो भी कैंसर से आके मर गए। तो इसलिए मैं इस आइलैंड पे छुप कर बैठी हूँ जिससे तुम लोगों को कुछ ना हो, क्योंकि अगर मैं मर गई तो फिर से ये मौत का खेल दोबारा शुरू हो जाएगा। और धीरे-धीरे तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे अंकल, तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारे कज़न्स सब मरना स्टार्ट हो जाएँगे और तुम भी मरना स्टार्ट हो जाओगी। इस केस में सिर्फ़ एक ही इंसान बचा था, जो वो डायरी लेकर आती है तो उसके अंदर लिखा सब कुछ होता है कि एक इंसान उसमें से बच गया था, जो नहीं मरा था। वो उसको वो डायरी देती है और उसमें बचने की किताब भी होती है कि कैसे उस चीज़ से बचा जाए, वो उसे देती है। बट उसको ये सब चीज़ें पागलों वाली लगती है कि मेरी नानी पागल है, वो पता नहीं क्या बोल रही है उसकी ग्रैंड माँ। तो वो वहाँ से निकलती है, बट वो उसको रोकने की कोशिश करती है कि तुम मेरी बात समझो, तुम मत जाओ, मत जाओ। बट वो नहीं सुनती, वो वहाँ से निकलती है। जो इरिस आज तक अपने घर से बाहर नहीं निकलती है, वो उस समय निकलती है मौत का सामना करने के लिए, क्योंकि वो जो स्टेफ़नी थी वो बात नहीं समझ रही थी, उस लड़की का नाम स्टेफ़नी था, वो बात नहीं समझ रही थी, वो जा रही थी। तो इरिस को उस घर से बाहर आना पड़ता है उसको वो बुक्स देने के लिए, पर वो तब भी नहीं सुनती। तो वो कहती है कि तुम ये बुक्स पकड़ो और ज़रा-सा पीछे हो, तो वो ज़रा पीछे होती है, तो मौत आकर उसको पकड़ लेती है। उसकी बहुत बेरहमी से मौत हो जाती है और वो सब उसके सामने हुआ था, स्टेफ़नी के सामने ये सब कुछ होता है, जो वो सब देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसको ये थोड़ी-थोड़ी जो बातें होती हैं, उसको सच लगने लगती है कि तो हमें थोड़े दिन बाद उसकी जो इरिस का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ पे स्टेफ़नी अपनी मम्मी को देख के उदास हो जाती है, क्योंकि अब उसकी मम्मी की बारी थी। तो वो अपने घर जाती है और फटाफट उस बुक्स में देखती है, चेक करती है कि कुछ उसको ऐसा मिल जाए कि ये सारे बच जाएँ। तब वो उसको उसमें दिखाई देता है कि उसमें से एक इंसान था जो बच गया था, बट वो फटाफट अपने घर में फ़ोन करती है कि तुम सारे सेफ़ रहो। और उसमें वो सिक्का भी था जो उसकी नानी ने उस बच्चे से छीना था, बट उसका फ़ोन वहाँ पे नहीं उठाया जाता है। तो वहाँ पे ये दिखाते हैं कि एक काँच का गिलास वहाँ पे टूट जाता है। टूटने पे जहाँ पे बर्फ़ का उन्होंने बिल्कुल चूरा रखा हुआ था, उस चूरे के अंदर वो बर्फ़ का टुकड़ा चला जाता है और वो सारे लोग उस बर्फ़ को अपने-अपने गिलास में डाल रहे थे। तो गलती से वो जो गिलास में जो बर्फ़ का टुकड़ा था, वो उसके अंकल के चला जाता है और वो अनफ़ॉर्च्युनेटली उसको नहीं पी पाते हैं पूरा, वो रख देते हैं। बट जो वो गिलास था, वो गिलास टूट जाता है वहाँ पर। टूटने के बाद वो अंकल के पैर में लग जाता है और वो वहीं गिर जाते हैं। उनकी वाइब्रेशन से, उनके गिरने की वाइब्रेशन से जो सामने एक डंडा होता है वो गलती से उस मशीन पे गिर जाता है, जो ग्रास काटने वाली मशीन होती है उस पे गिर जाता है और वो मशीन उनके मुँह पे चल जाती है, उसके अंकल के मुँह पे चल जाती है मशीन और वो वहीं बेरहमी से मर जाते हैं। तो वो ये सब देख कर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तो स्टेफ़नी वहाँ आके सबको सारी बात समझाती है कि कैसे-कैसे अब पहले उसकी नानी मरी, अब उसके अंकल मरे, अब नेक्स्ट उस बारी उसकी उनके बच्चों की है। तो वहाँ पे ये सब सुन के वो ज़्यादा बहुत कहते हैं कि ये पागल हो गई है। और जो उनका बड़ा लड़का था, वो कहता है कि ये मेरे पापा के मरने का मज़ाक उड़ा रही है। तो वो उठकर वहाँ से अपनी पियर्सिंग की दुकान पे चला जाता है। जो वहाँ पे अपनी पियर्सिंग वहाँ जब वो ख़त्म करता है तो अपने पापा के नाम का टैटू अपने हाथ पे बना रहा होता है, जिसमें वो अपने नाम पे डैड लिख रहा होता है। तो उतनी ही देर में जो उसके ऊपर जो चल रहा पंखा होता है वो चालू हो जाता है और उसके ऊपर एक जो चैन होती है ना,
वो आके अटक जाती है और वो चैन गलती से आके उसकी नाक की जो पियर्सिंग थी उसके ऊपर अटक जाती है, और जैसे-जैसे पंखा घूमता है वैसे-वैसे वो लड़का भी घूमने लग जाता है। बट तभी नीचे जो केरोसिन की जो बॉटल होती है वो उससे केरोसिन सारा फैल जाता है और उसमें एकदम आग लग जाती है। आग लगने पे वो अपने आप को उससे तो छुड़वा लेता है चैन से, बट उस आग से नहीं छुड़वा पाता, वो उसमें गिर जाता है और पूरी शॉप पे आग लग जाती है क्योंकि केरोसिन इतना ज़्यादा फैल गया था। तो फिर दिखाते हैं कि जो स्टेफनी होती है अपने भाई के साथ उसको शॉप पे उसको देखने आ रही होती है, उतनी देर में ही वो जो लड़का होता है वो उसकी गाड़ी के आगे आके उस गाड़ी को रोक देता है। तो वो ये सब सोचते हैं कि ये बच कैसे गया? वो कहता है कि मुझे वहाँ पे वो हवा चीकड़ी मनाता है कि मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, मैं मौत के आगे जीत गया। तो उतनी देर में गाड़ी आती है, ट्रक आता है, वो उससे भी बच जाता है। तो फिर दिखाया जाता है कूड़े वाली गाड़ी आती है, वो उसको चाटने लग जाता है, वो उससे प्यार करने लग जाता है, वो उसको मना करती है कि तुम ऐसा मत करो। वो उसके आस-पास जो चीज़ें होती हैं उसको भी देखती हैं कि जिससे उसको कोई नुकसान ना हो। तो वो जो गाड़ी आती है वो उसको चाटता है, तो वो उसको मना करती है कि तुम ऐसा मत करो। बट जो उसकी बहन होती है वो वॉक के लिए निकल जाती है क्योंकि वो सोचती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पागल बना रही है स्टेफनी। तो वो वहाँ से निकल जाती है, बट थोड़ा-सा जैसे ही आगे जाती है तो उसको एक बॉल लगती है जिससे वो कूड़े की डब्बे में गिर जाती है और कूड़े वाली गाड़ी उसे कूड़े में डाल देती है। तो स्टेफनी और वो जो 2 होते हैं वो फटाफट भागते हैं वो उसकी बहन को पकड़ने के लिए कि वो बच जाए, बट बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। जब तक स्टेफनी वहाँ पे पहुँचती है, जो उसके अंदर जो कूड़े वाली गाड़ी थी, उसके अंदर जो कूड़ा था वो सारा क्रश्ड हो रहा था और उसके अंदर उसकी बहन भी पूरी क्रश हो जाती है। सिर्फ़ उसके हाथ में उसका सिर्फ़ एक हाथ ही बचता है वहाँ। वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, जो पूरा घर था वो बहुत ज़्यादा उदासी मना रहा होता है और सारे लोगों को उसकी बात पे यकीन होता है स्टेफनी की, पर स्टेफनी को अपनी बात पे यकीन नहीं होता अपनी थ्योरी पे, क्योंकि सबसे पहले उसके भाई को मरना था, अंकल के उसको, उसके सबसे बड़े बेटे को मरना था, ना कि छोटी बहन को उसकी। तो बट वहाँ पे उनकी जो वाइफ़ थी वो ये बात बताती है कि वो जो लड़का है वो उनका बेटा ही नहीं है, वो उसको एडॉप्ट कर के लाए थे, उनकी बेटी ही थी बस, और एक उनका छोटा लड़का और है। तो ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है, बट अब अगली बारी स्टेफनी के भाई की थी, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, अब क्या करेंगे? तो स्टेफनी वहाँ पे ये बोलती है कि इस केस में एक आदमी और बचा था और अब हमें उसके पास जाना पड़ेगा कि उसने अपनी जान कैसे बचाई थी। तो वो सारे उसके पास जाने के लिए निकल जाते हैं, उसका एड्रेस ढूँढ के वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं, और जब वो वहाँ जाते तो वो उस इंसान से मिलते हैं, वो उससे स्टेफनी पूछती है कि आप एरिस को कैसे जानते हो? तो वो बोलता है कि मैं वही हूँ जो उस सिंगर का बच्चा था और मेरी जान उस दिन एरिस ने बचाई थी। वो मुझे वहाँ से निकाल के ले गई थी और उन्होंने मेरी जान बचाई थी क्योंकि मेरी माँ तो उस एक्सीडेंट में मर गई थी। तो ये बात सुन के वो कहती है कि ठीक है, बट आप इसमें बचे कैसे? आपने अपनी जान कैसे बचाई? वो बोलते हैं कि मौत से कोई नहीं बच सकता। अगर मौत से आप अपने आप को 1-2 महीने के लिए छुड़वा सकते हो, मतलब कुछ दिनों के लिए छुड़वा सकते हो, बट मौत आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। मैं खुद इस समय कैंसर से गुज़र रहा हूँ और कुछ दिनों बाद मर जाऊँगा। तो वो कहती है कि आप हमारी हेल्प करो, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्या करूँ, क्योंकि मैं खुद एक कैंसर से पीड़ित इंसान हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प क्या ही करूँ इसमें। इसमें मौत से कोई नहीं बच सकता और एक ना एक दिन तो सबने मरना है, सबकी मौत आनी है। तो जो वो उनको एक और बात बताते हैं कि इस केस में सिर्फ़ 2 लोग बचे हैं जो आज ज़िंदा हैं, क्योंकि वो इसलिए ज़िंदा है क्योंकि वो पहले उन्होंने मौत को जीतने दिया था, उसके बाद वो खुद जीते। पहले उन्होंने वो मर गए, उसके बाद वो ज़िंदा हो गए, मेडिकल ट्रीटमेंट से वो लोग फिर से ज़िंदा हो गए। तो ये बात सुन के ना जो वो पियर्सिंग वाला लड़का होता है वो अपने छोटे भाई को बोलता है कि तू पीनट्स तेरे को मैं खिला देता हूँ, उससे तू मर जाएगा क्योंकि तेरे को एलर्जी है उससे, तो जब तू मर जाएगा उससे तो मैं तेरे को इंजेक्शन लगा के ट्रीटमेंट्स देके फिर से ठीक कर दूँगा। तो वो दोनों एक कमरे में चले जाते हैं जहाँ पे एमआरआई मशीन होती है, तो वो उससे कहता है तू यहीं वेट कर, मैं ज़रा पीनट्स लेकर आता हूँ। जब वो पीनट लेने वेंडिंग मशीन में जाता है तो वो मशीन वहीं रुक जाती है, वो काम करना बंद कर देती है। उसको इतनी देर से गुस्सा आता है क्योंकि उसको जल्दी हो रही थी, वो
मुक्का मार के उस वेंडिंग मशीन को तोड़ देता है और उसमें से एक स्प्रिंग उसका बाहर निकाल देता है। तो वो अपने भाई के पास जब जाता है तो उसको वो पीनट पकड़ाता है, वो कहता है तू यहीं रुक, मैं ज़रा एंटीबायोटिक्स लेकर आता हूँ और वो इंजेक्शन लेकर आता हूँ। तो वो जब इतनी ज़ोर से वो दरवाज़ा मार के गया था कि जो उसके ऊपर एक चीज़ थी वो आके उस बटनों पे गिर जाती है और एमआरआई मशीन चालू हो जाती है। तो वो आकर उसको बोलता है कि तुम ये खाओ और मैं तुम्हें फिर इंजेक्शन लगा के ठीक कर दूँगा। बट जो एमआरआई मशीन थी उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, जिससे जो वो पियर्सिंग वाला लड़का होता है उसकी सारी पियर्सिंग उसे चिपकना स्टार्ट हो जाती है और उसके पूरे शरीर पे वो पियर्सिंग हो रखी थी। तो वो पूरा आके उस मशीन से चिपक जाता है और बेरहमी से उसकी वहीं मौत हो जाती है। उसका पेट जो होता है वो पूरा का पूरा कट जाता है उस एमआरआई मशीन के अंदर। बट जो वो लड़का था, जो उसका भाई था सबसे छोटा, वो अपनी आप को जान बचाने के लिए, क्योंकि उसने पीनट्स खा रखे थे, वो उस इंजेक्शन के पास जाता है और अपने आप को इंजेक्शन लगा लेता है। तो वो जब थोड़ा-सा खड़ा ही होता है, तो उतनी ही देर में जो सामने जो वेंडिंग मशीन थी, जिसके अंदर से वो स्प्रिंग निकल गया था, वो आकर उसके मुँह पे लग जाता है और उसकी भी वहीं मौत हो जाती है। तो ये सब देख के वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे तीनों। स्टेफ़नी का छोटा भाई और उसकी माँ ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, रोने लग जाते हैं। तो स्टेफ़नी के जो पॉकेट में सिक्का था, जो एरिस का था, वो गिर के एक बूढ़ी अम्मा उस सिक्के को उठा लेती है और अपनी जेब में रखते हैं। तो स्टेफ़नी बोलती है, जहाँ अपनी माँ को ये बोलती है, जहाँ हमारी नानी रह रही थी आपको भी वहीं जाना पड़ेगा, तभी हम सब लोग ज़िंदा रह सकते हैं। तो वो मान जाती है कि ठीक है, हम सब वहाँ लोग चले जाते हैं। तो जब वो वहाँ पे वो निकलते हैं ना, तो वो जो सिक्का था वो तो ग्रैंडमा अपने पॉकेट में रख ही लेती है। तो वो दोनों वहाँ पे तीनों गाड़ी में बैठ के जब निकल जाते हैं, निकलने के बाद वो जब वहाँ पहुँचते हैं, तो पहुँचने के बाद स्टेफ़नी अपनी मम्मा को बोलती है कि ठीक है, अब आप गाड़ी में से उतर के अपने घर में चले जाओगे। तो वो जब अंदर जाती है ना, तो वहाँ पे उनको एक स्मेल आती है कि गैस पाइप लीक हो रही है और एक वहाँ पे करंट ना वो हो रहा है, करंट फैल रहा है वहाँ पे। बट वो उस चीज़ को इग्नोर कर देती है, अंदर चले जाती है और थोड़ी देर बाद बहुत तेज़ से वहाँ पे एक धमाका होता है, जिससे स्टेफ़नी जिस गाड़ी में होती है वो गाड़ी पूरी पलट जाती है, वो पानी में गिर जाती है और जो उसका भाई होता है वो बाहर पड़ा होता है। पड़े होने के बाद उसके सर पे एक खंभा होता है जिस पर लाइट जल रही होती है, वो उसके ऊपर आने वाली होती है। उतनी देर में उसकी माँ के उसे बचा लेती है और जो खंभा होता है वो उसकी माँ के ऊपर गिर जाता है। तो वो जो उसका भाई होता है वो फटाफट जाता है स्टेफ़नी को बचाने के लिए, उसको पानी से निकालने के लिए। और जब तक वो देखता है, जो स्टेफ़नी होती है वो मर चुकी होती है, वो उसको सीपीआर देकर, तो थोड़ी देर में जाके स्टेफ़नी की आँख खुलती है, वो ज़िंदा होती है दोबारा। और होने के बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि स्टेफ़नी ने मौत को चकमा दे दिया था। अब वो दोनों बिल्कुल सेफ़ थे और बट वो बहुत ज़्यादा दुःख भी इसमें मना रहे थे, क्योंकि उनकी माँ मर गई थी और अब सिर्फ़ उस घर में ये 2 ही बचे थे और उनके डैड मरे थे, क्योंकि डैड उनके घर से नहीं थे। वो उसकी नानी से पैदा नहीं हुए थे, तो उसके डैड और वो दोनों ही वहाँ पे बचते हैं। तो हमें अब सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पे आज स्टेफ़नी के भाई की आज ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी, आज उसकी पार्टी थी, तो उसको वहाँ जाना था। तो स्टेफ़नी अपने भाई के पॉकेट में फूल लगा रही होती है और उसी फूल के कांटे से उसको चुभ जाता है और उसके हाथ में भी वो खून निकलता है, जैसे उसकी नानी के हाथ से निकला था फूल लगाने पे। तो बट वो उस चीज़ को वहाँ पे इग्नोर कर देती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो ग्रैंडमा भी आई थी, जिन्होंने स्टेफ़नी का वो कॉइन उठा के अपने पर्स में रख लिया था। वो उनके हाथ से फिर से गिर जाता है और गिरने पे वो लुढ़कते-लुढ़कते ट्रेन के जो पटरी होती है उसके जंक्शन में जाके अटक जाता है, जिससे अगर वहाँ पे ट्रेन आई तो वो अपने पाथ को बदल के बाहर भी आ सकती है और तबाही भी मचा सकती है। तो उतनी देर में हमें ये दिखाया जाता है कि जो स्टेफ़नी का भाई था, उसका एक दोस्त आता है स्टेफ़नी के पास, उसको कांग्रेचुलेशंस बोलने की, वो बच गई उसमें, वो दोनों बच गए। बट वो कहती है कि हाँ, मैंने मौत को हरा के वापस आई हूँ। वो कहता है कि नहीं, तुम मौत को हरा के वापस नहीं आई हो, क्योंकि अगर जो इंसान मरता है वो 5 मिनट के लिए अगर उसकी सांसें बंद हो गई और वो दोबारा ज़िंदा हुआ, उसे कहते हैं कि वो दोबारा ज़िंदा हुआ है मरकर। बट तुम तो 2 मिनट मरी थी और तुम्हें दोबारा ज़िंदा कर दिया था, तुम नहीं हुई हो। तो ये बात सुन के दोबारा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि
अब मौत उनको नहीं छोड़ेगी, वो मौत से बचे नहीं हैं और क्योंकि मौत से कोई भी नहीं बच सकता, किसी की भी किसी टाइम भी आ सकती है। तो उतनी देर में हमें दिखाया जाता है जो ट्रेन की जो पटरी थी, जो ट्रेन जिससे आ रही थी वो अपना पाथ बदल के उन दोनों के पीछे पड़ जाती है और वो ट्रेन उनके पीछे चल रही होती है। एक पॉइंट पे आके वो ट्रेन तो रुक जाती है बट मौत उनका पीछा तब भी नहीं छोड़ती। वो जो ट्रेन के पीछे जो लकड़ियाँ थी वो आकर उन दोनों को बिल्कुल कुचल देती हैं और यहाँ पे ये होता है कि सारे लोग मारे जाते हैं। तो हमें इससे ये पता चलता है मौत किसी को भी नहीं छोड़ती, जिसकी मौत जिस समय आनी है वो आकर ही रहेगी, हम उसको नहीं रोक सकते। तो यहाँ पे ये मूवी एंड होती है और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर नए आए हो तो प्लीज़ कर देना और तब तक के लिए बाय बाय।